अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरें मैंने आप दोस्तों को देनी है, लिहाजा आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर, जस्टिस काजी फायद ईसा ने काम रोक दिया। उनकी रिटायरमेंट को अब 3 दिन बाकी हैं। उन्होंने काम क्यों रोक दिया और वो 3 कौन से बड़े फैसले हैं जो जुमे के रोज बड़ा धमाका कर सकते हैं। दूसरी खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या करते रहे। कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस के लिए होता है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह वहां पर क्या करते रहे थे, इसकी भी दिलचस्प तफसील आपको बताऊंगा। और आखिरी जो खबर है वो बड़ी अहम खबर है, लिहाजा वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। शाह महमूद कुरैशी क्या करने वाले हैं, जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम आ गया है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो आई है, बड़ी खबर है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने जुमे के रोज यानी 25 तारीख को रिटायर हो जाना है। जुमे का रोज जब जब आता है, आपको पता है ना, पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें बड़ा भौचाल आता है और ये भौचाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आता है। लिहाजा काजी ने जुमे को रिटायर होना है और जुमे के रोज बड़े फैसले आ सकते हैं। 3 बड़े फैसले आ सकते हैं और इन फैसलों में जो तहरीके इंसाफ है उसके लिए बड़ी कयामत हो सकती है। अब जस्टिस काजी फायद ईसा ने चैम्बर वर्क शुरू कर दिया है। कोई भी जज जब चैम्बर वर्क शुरू करता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो पेंडिंग केसेस है उनके फैसले वो तहरीर करे और जाने से पहले यानी अपनी रुखसत से पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान छोड़ने से पहले, वो जो फैसले हैं उनका जो तफसीली फैसले हैं उनको जारी कर दिया जाए। अब जो काजी फायद ईसा थे, इससे माजी में भी वो कई मरतबा चैम्बर वर्क कर चुके हैं और जब जब वो चैम्बर वर्क करते हैं उसके बाद जब उनकी वापसी होती है, अब तो वापसी नहीं होगी, उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, लेकिन उनकी जब भी वापसी होती है चैम्बर वर्क के बाद तो बड़ा जो है वो सियासी जल्जला आता है और ये जल्जला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होता है। अब जरा ये दावा करते हैं कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा है वो 3 केसेस हैं, उनके तफसीली फैसले अपने चैम्बर में बैठ के लिख रहे हैं और अगले 3 दिनों में वो ये फैसले मुकम्मल कर लेंगे। पहला जो फैसला बड़ा भौचाल ला सकता है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। जस्टिस काजी फायद ईसा जो थे उन्होंने इख्तलाफ किया था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का जो नोट था उन्होंने उससे इत्तफाक किया था। जब उन्होंने 12 जुलाई का जो फैसला था वो सुनाया, जो 8 जजेस थे वो एक जानिब थे, 5 जजेस दूसरी जानिब थे, लेकिन जो 8 जजेस थे उनमें 3 ऐसे जजेस थे जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस काजी फायद ईसा और एक और जज थे। उन्होंने कहा था कि जो तहरीके इंसाफ है वो एक सियासी जमात तो है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हीं को मिल सकती हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन में एफिडेविट जमा करवाया था, जिनकी वाबस्तगी तहरीके इंसाफ से उन्होंने जाहिर की थी। लिहाजा जो तहरीके इंसाफ थी या चंद जो सहाफी थे वो कहते रहे कि देखो, जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी इसको तस्लीम कर लिया कि जो तहरीके इंसाफ है वो एक सियासी जमात तो है, लेकिन अब जो इसका तफसीली फैसला आएगा, जो काजी जाने से पहले तहरीर करेगा, वो बड़ा एटम बम हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है। वैसे जो 8 जजेस थे उन्होंने 12 जुलाई को फैसला दिया, फिर वो जो तफसीली फैसला था उससे पहले 14 जुलाई को एक वजाहत जारी की ताकि आईनी तरमीम को नाकाम बनाया जाए, फिर 23 सितंबर को तफसीली जो फैसला था उसको वो जारी किया गया और तफसीली फैसला जारी होने के बावजूद भी 18 अक्टूबर को एक और वजाहत जो थी वो 8 जजेस की जानिब से जारी की गई थी। लेकिन ये चाहे फैसले हो, शॉर्ट ऑर्डर हो, तफसीली फैसला हो, 2 मरतबा वजाहत जारी करनी हो, काम ये नहीं आई। आईनी तरमीम हो गई जिसका रास्ता रोकने के लिए सारा मामला किया जा रहा था और अब जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्तकबिल क्या होगा ये आइंदा चंद घंटों में आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक और जो केस है जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा चैम्बर वर्क कर रहे हैं और जुमे के रोज बड़ा धमाका हो सकता है, वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात है। आपको पता है जो तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं उन्होंने करवाया था और 13 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने एक फैसला दिया था। उसके बाद जो बल्ले का निशान था वो उनसे ले लिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सजा उनको दी गई थी क्या कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे। उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो ये था कि बल्ले का निशान ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया था कि बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से ले लिया जाए। अब उसकी नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जस्टिस काजी फायद ईसा ने उसकी समाअत की और अब आने वाले दिनों में हो सकता है ये धमाका भी जुमे के रोज कर दिया जाए कि उसका तफसीली फैसला सामने आएगा। उस नजरसानी का तफसीली फैसला सामने आएगा जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा दलाइल देंगे, आर्ग्यूमेंट देंगे कि क्यों नजरसानी की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। तीसरा जो बड़ा धमाका चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जाने से पहले कर सकते हैं और जुमे के रोज ये धमाका हो सकता है, वो आईनी तरमीम को गुज़िश्ता दिनों चैलेंज किया गया था।
یہ چینل پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو بنا کے، جو عابد زبیری ہیں جو کہ بڑے پرو تحریک انصاف ہیں، ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو کہ مظاہر نقوی کے آگے جو ہے وہ کیس لگوا دیا جائے، تو عابد زبیری صاحب اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں کہ بینچ فکسنگ، کیس فکسنگ، ججز کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کروانا، تو ماضی میں اس کی آڈیو لیک کی صورت میں مثال ملتی ہے. لیکن اب جو عابد زبیری صاحب تھے وہ درخواست لے کے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہونے والا ہے جس کا نام آئینی ترمیم ہے، لہٰذا اس کو بچے کو پیدا ہونے سے پہلے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کو جو ہے وہ آنے نہ دیا جائے اس دنیا میں. لیکن کیا ہوا، وہ گئے، قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کی، لیکن عین موقع پر جو عابد زبیری کے وکیل تھے وہ کون تھے؟ وہ حامد خان صاحب تھے. وہ پہنچے عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حامد خان نے کہا کہ میں اپنی اپیل واپس لینا چاہتا ہوں، جو کہ رجسٹرار نے اعتراضات اٹھائے تھے. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آپ صرف اپیل واپس لینا چاہتے ہیں یا پھر درخواست بھی واپس لینا چاہتے ہیں؟ تو حامد خان نے، جو کہ عابد زبیری کے وکیل تھے، انہوں نے اپیل بھی اور اپنی درخواست بھی دونوں واپس لے لی. وہ جو ہے وہ پھر چیف جسٹس نے مسترد کر دی تھی. تو اب اس کا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے یا ڈیٹیل جو فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ ہے، وہ بھی جمعے سے پہلے سامنے آ سکتا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے 3 دنوں تک چیمبر ورک کریں گے. وہ بطور چیف جسٹس جو ہے وہ کیسز کی سماعت نہیں کریں گے، اور جو ہے وہ 25 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دوستو جب تاریخ لکھی جائے گی نا، مجھے یاد ہے افتخار چودھری جب جو ہے وہ عدلیہ بحالی تحریک جب چل رہی تھی، آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہے اس کے گواہ ہوں گے، انہوں نے وٹنس کیا ہوگا، تو افتخار چودھری ایک مسیحا تھا. افتخار چودھری کو باقاعدہ یہ اعتزاز احسن کہتا تھا کہ جو ہے وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور جب ہوگی ماں کے جیسی جب افتخار چودھری جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. پھر افتخار چودھری بحال ہوا، اور اس نے جس طرح جمہوریت کو نقصان پہنچایا، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا، باقاعدہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور فوج کے ساتھ مل کے کیا، اسی فوج کے ساتھ مل کے افتخار چودھری نے کیا جس فوجی عامر نے یعنی جنرل پرویز مشرف نے اس کو بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ نکالا تھا. اگر آپ کو یاد ہو وہ جو تصویر تھی، مجھے یاد ہے مارچ 2007 کی وہ تصویر تھی جب یہ ایوان صدر میں تھا، اور ایوان صدر میں یہ بیٹھا تھا افتخار چودھری، ساتھ بیٹھا تھا جنرل پرویز مشرف، اور ساتھ جو ہے وہ اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے. تو افتخار چودھری نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. جنرل مشرف کہہ رہا تھا کہ استعفیٰ دو، اس نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. پھر جو مشرف تھا وہ پرویز کیانی کو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ بھائی اس کو سمجھائیے، اور پرویز مشرف وہاں سے چلا گیا. تو افتخار چودھری کو اشفاق پرویز کیانی نے اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ باہر آ کے ڈٹ گیا. اور وہ ایک تصویر جس میں پولیس والا اس کو جو ہے گاڑی سے نکال رہا تھا یا بٹھا رہا تھا، وہ بڑی وائرل ہوئی، اور اس تصویر کے بعد ایک پوری مہم چلی. آپ میں سے بہت سارے ہمارے دوست بڑے بزرگ ہیں، وہ اس کے وٹنس ہیں. اس کے بعد وہ تحریک چلی، اور پھر عدالت کی آزادی کے نام پر افتخار چودھری نے جو مال بنایا، وہ پھر ملک ریاض ارسلان جو افتخار تھا اس نے ملک ریاض کے ذریعے مال بنایا. تو یہ بڑی ایک طویل کہانی ہے. تو افتخار چودھری جیسے لوگ جو ہے وہ عدالت میں گزرے ہیں، لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ ہے نا دوستو، یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا ایک اور جج آپ کو مل ہی نہیں سکتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمر عطا بندیال جس نے سارے اختیارات اپنی ذات میں سرنڈر کر دیے تھے، کیوں کر دیے تھے آج وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کیے تھے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا تھا، لہٰذا عمر عطا بندیال نے سوچا میں تو ریٹائر ہونے والا ہوں، لہٰذا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایکٹ بنایا جا رہا ہے جس کے تحت 3 جو ججز ہوں گے وہ فیصلے کریں گے عدالت کے، تو یہ اختیارات جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھوں بطور جج. عمر عطا بندیال یہ چاہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اعجاز الاحسن چیف جسٹس بنے گا تو وہ جو سیاست کے رسیہ اور سیاست کے شوقین ہے نا یہ ججز، تو وہ سیاست کرے گا اور اس کو استعمال کرے گا. قاضی فائز عیسیٰ آیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے پہلا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اپنے اختیارات کو سرنڈر کر دیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بحال کیا. جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کے ساتھ بیٹھ کے جو مختلف فیصلے تھے عدالت کے بینچز بنانے کے اور کیس لگانے کے، وہ فیصلے کیے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ جو تھے وہ پھر جسٹس منیب اختر کے رنگ میں رنگ گئے، اور پھر انہوں نے سیاست شروع کر دی. تو قاضی نے بھی پھر اپنی گیم کھیلی، اور قاضی نے جو کیا اب جسٹس منصور علی شاہ کو بھی وہ پتہ لگ گیا ہوگا. تو اب جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ جانے والے ہیں، 3 دن ہیں، ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ آئینی عدالت کے سربراہ بننے والے ہیں، ایکسٹینشن لینے والے ہیں، اور سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہو رہا ہے. بڑا پروپیگنڈا ہوا، لیکن قاضی نے جواب نہیں دیا. حالانکہ اگر ثاقب نثار جیسا جج ہوتا تو عدالت میں ان یوٹیوبرز کو اور ان ایکٹیوسٹ کو بلواتا، تحریک انصاف والوں کو بلواتا اور پوچھتا کہ ہاں بتاؤ
जो है वो कब मैं एक्सटेंशन ले रहा हूं या कब मैंने कहा है कि मुझे तौसीह दी जाए, आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए, तो काजी ने ऐसा नहीं किया। बड़े तहम्मुल के साथ उसने अपना जो वक्त था वो गुजारा, क्योंकि काजी ने आइन की किताब उठाई थी और कहा था कि इस आइन के हम ताबे हैं, और अब उसी आइन में तरमीम की गई है। और खबर यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठना शुरू कर दिया है। काजी फायजीसा चैम्बर वर्क पे हैं, तो मंसूर अली शाह ने उनकी जो कुर्सी है वो संभाल ली है। और जैसे सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोर्ट रूम नंबर 1 में 2 दीगर जो जजेस थे उनके साथ केसेस की समाअत करते रहे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। और ये जो केस था, इस समाअत के दौरान जो दरख्वास्त गुजार था उसने बड़ी दिलचस्प ख्वाहिश का इजहार किया। बाकायदा दरख्वास्त गुजार ने जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनसे कहा, ये जो दरख्वास्त गुजार था इसका नाम था खुशदिल खान, इसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर ही केसेस की समाअत करते रहे, इसी बेंच में जो है वो बैठे रहे और यहां पर फैसले देते रहे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह से मैं कहना चाहता हूं कि सर, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और वही हो रहा है जो अल्लाह चाह रहा है। लिहाजा आपने कोशिश की थी, एक साजिश की थी चंद जजेस के वर्गलाने पर या उकसाने पर, लेकिन उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी, दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अब आ जाइए, जो मैंने कहा था तीसरी खबर है और बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि जब आईनी तरमीम हो रही थी तो एक प्रोपेगेंडा किया गया बाकायदा, खास तौर पे तहरीके इंसाफ ने, क्योंकि इनका तो कह लीजिए वतीरा है ना कि एक कोई इख्तलाफी आवाज उठ जाए, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से हो, ये कहते हैं ये गद्दार है। इन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है ज़ैन कुरैशी, उस पर गद्दारी के इल्जामात लगाए। ज़ैन कुरैशी जो है उसने वीडियो पैगाम जारी किया, और अब सोचिए वो शाह महमूद कुरैशी जो 1.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, अगर वो चाहता तो वो परवेज इलाही की तरह बाहर आ जाता। परवेज इलाही साहब बाहर आ गए ना, खामोश है, वो एक लफ्ज नहीं बोलते, इतनी उस तरह मुतहरिक नहीं है जिस तरह वो जेल जाने से पहले हुआ करते थे। तो शाह महमूद कुरैशी भी कॉम्प्रोमाइज करता और बाहर आ जाता। इन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी का बेटा है ज़ैन कुरैशी, उस पर गद्दारी के इल्जामात लगाए और कहा कि जाके वोट देगा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया तकरीबन 7-7.5 मिनट का। उसमें उसने बताया कि मैं अपने वालिद से लाहौर मिलने गया, उसकी तबीयत खराब थी कोट लखपत जेल में। जब मैं उससे मिलने गया तो मेरे वालिद यानी शाह महमूद कुरैशी ने मुझे कहा कि तुम जो है वो अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम रुपोश हो जाओ और इस आईनी तरमीम को कामयाब नहीं होने देना। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि मैं चला गया केपीके, क्योंकि इनके सारे एमएनएज वहां पर मौजूद थे, ये केपीके चला गया। पीछे प्रोपेगेंडा क्या करवाया गया और किया इन्होंने कि ज़ैन कुरैशी बिक गया है, ज़ैन कुरैशी कौमी असेंबली में मौजूद है। बाकायदा ज़ैन कुरैशी जब ये कह रहे हैं कि कौमी असेंबली में मौजूद है, उसी वक्त वीडियो बना के कह रहा है कि भाई आप जाओ चेक करो, मैं कौमी असेंबली में मौजूद नहीं हूं, मुझे कहा गया कि केपीके आ जाओ, मैं अंडरग्राउंड हो गया, अगर मैं किसी को कॉल करूंगा, किसी से राब्ता करूंगा तो वो ट्रेस हो जाऊंगा, लिहाजा मैं उसी से तो बच रहा हूं। और ज़ैन कुरैशी जब अंडरग्राउंड हुआ तभी उसकी जो बीवी थी उसको जो है वो नामालूम अफराद ने लेके जाने की कोशिश की, फिर मेहरबानो कुरैशी का बयान आ गया था। लेकिन इनकी आप घटियापन देखिए इन तहरीक इंसाफ वालों का, जो शख्स इतनी अजियत सहे इनके लिए, जो शख्स इतनी तकलीफें सहे, ये उस तक को गद्दार कहते हैं। इसीलिए इमरान खान की जो नफ्सियात है ना कि ये किसी का मोहसिन नहीं है, ये जो इससे एहसान करता है ये सिर्फ इमरान खान नहीं, ये इन तहरीक इंसाफ वालों के खून में रच बस गया है। ये जो इनसे एहसान करे ये उसी का गला काटते हैं, उसी की पीठ में छुरा घूमते हैं। अब इसी तरह का मामला सेनेट में हुआ। सेनेट में जो 2 सेनेटर थे, ये बैरिस्टर गौर कहता रहा कि जो डॉक्टर जरका है और फैसल सलीम है, सेनेटर फैसल सलीम, ये हमसे गद्दारी करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ पूरी लग गई इनको गद्दार कहने पे कि जी 1 अरब रुपया ले लिया, इतने करोड़ ले लिए, बिक गए, जमीर बेच दिया है। बाद में क्या हुआ? बाद में ना डॉक्टर जरका ने वोट दिया, ना फैसल सलीम ने वोट दिया। किसने वोट दिया? जो बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर्स थे उन्होंने जाके वोट दिया। उसमें कासिम रांझो थे और नसीमा एहसान थी, इन दोनों ने जाके वोट दिया और हुकूमत के 65 वोट जो सेनेट में थे वो पूरे हो गए। अब जो बीएनपी मैंगल के कासिम रांझो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा जो अख्तर मेंगल है उन्होंने कहा था कि हमारे दोनों सेनेटर मुस्ताफी हो जाएं, इस्तीफा दे दें। हालांकि जो नसीमा एहसान साहिबा है उनके बारे में बताया जा रहा था कि उनके जो शौहर है वो कारोबार करते हैं, उस पर दबाव डाला गया था, तो नसीम एहसान जो है उनकी
बेटा जो था वो भी शायद गायब था या रहनुमाल था, लेकिन जो रियासत है वो शायद उसका मोडस ऑपरेंडी कहते हैं ना, तरीके वारदात, वो यही है कि दबाव डालो, पहले प्यार से समझाओ, फिर दबाव डालो और फिर दबाव से अपना काम करवा लो। तो ये दो सेनेटर थे बीएनपी मेंगल के, इन्होंने जाके वोट डाला था। नसीमा एहसान साहिबा जो है शायद ये भी इस्तीफा दे दें। कासिम जो रांझो हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है। इस हवाले से जो भी सियासी खबरें आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।